गुड मॉर्निंग। 11th क्लास चैप्टर 1 स्टार्ट किया था कल की क्लास में, द लिविंग वर्ल्ड। आज उसको आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास में हमने जो टॉपिक जो रिमेनिंग रह गया था वो था लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या कैरेक्टर्स हैं, कैसे हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं या कैसे हम डिफरेंस कर सकते हैं नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों कल की क्लास में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, मैं लिख देता हूं क्योंकि वो एक्सप्लेन तो कर चुके हैं अपन। फर्स्ट अपन ने डिस्कस किया था सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर। सेकंड था बच्चों प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। थर्ड हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन, बच्चों फोर्थ था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिफ्थ लेते हैं हम, पॉइंट्स लिख देता हूं फिर अपन एक्सप्लेन करेंगे। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। और सिक्स बच्चों अपन ले लेते हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। सेवंथ है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। एट्थ जो कैरेक्टर है वो है एक्सक्रीशन के बाद में मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। नाइन्थ लेते हैं बच्चों मेटाबॉलिज्म के बाद में होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस। ओके बच्चों, टेंथ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है होमियोस्टेसिस के बाद में कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। ठीक है। 11th ले लेते हैं रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों ध्यान से देखना, कल की क्लास में सेलुलर स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटोप्लाज्म भी डिस्कस हो चुका है, रिप्रोडक्शन भी हो चुका है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूसेस द न्यू ऑर्गेनिज्म विच आर सिमिलर टू देमसेल्व्स। ओके, इसके बाद में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उनमें धीरे धीरे ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, उनके शरीर का आकार भी बढ़ता है और भी कई सारे ग्रोथ से रिलेटेड उनमें जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं। रेस्पिरेशन बच्चों, अगर बैक्टीरिया है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेलुलर है, लेकिन सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पिरेशन तो पाया ही जाता है। मतलब फूड का ब्रेकडाउन तो होता ही है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है इन ईच ऑर्गेनिज्म। फिर लेते हैं न्यूट्रिशन। बच्चों हर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहती है, वो फूड कंपोनेंट को एनगल्फ करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उससे जो सिंपलर मॉलिक्यूल निकलते हैं उनको वो यूटिलाइज करते हैं
डिफरेंट न्यू कंपोनेंट्स को बिल्ड करने में, बनाने में, ठीक है। तो न्यूट्रिशन भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर है। नेक्स्ट लेते हैं एक्सक्रीशन। आफ्टर जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो वेस्ट का भी प्रोडक्शन होता है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर। तो उस वेस्ट को सेल से या बॉडी से बाहर रिलीज करवाया जाता है, तो इसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। द रिमूवल ऑफ द वेस्ट, the removal of the waste from the cell or from the body to the outside is called excretion। तो excretion पाया जाता है मेटाबॉलिज्म। बच्चों मेटाबॉलिज्म को समझाने के लिए मैं दो चीजें और बताऊंगा। एक तो बताऊंगा कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस पाई जाती हैं, यानी कि कैटाबॉलिज्म होता है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपलर वन में कन्वर्ट होते हैं, इसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनसे वापस अगेन जो है बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग न्यू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, इसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। यानी कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों पाए जाते हैं और दोनों को कंबाइनली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। होम्योस्टेसिस। बच्चों आपको पता होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। आज हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये मेंटेन रहता है, चाहे विंटर हो चाहे समर हो, इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसी तरीके से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी मेंटेन रहता है। तो इसी तरीके से जो ये इक्वलिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जो ये इक्वलिटी बनी रहती है, इसी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? होम, यानी कि जो बॉडी के इंटरनल का जो एनवायरनमेंट है उसका बैलेंस रहना, बैलेंस बने रहना, इसी को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो जनरली जो कई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, जैसे कि मैं स्पेशली बर्ड्स की और मैमल्स की बात करूं, तो इनमें बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, तो ये होम्योस्टेसिस कहलाता है। नेक्स्ट लेते हैं कॉन्शियसनेस। बच्चों नेचुरली जो है सेंसेशन पाया जाता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सेंस करने की एबिलिटी होती है, उनमें कॉन्शियसनेस पाया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं रेस्पॉन्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों वो रेस्पॉन्स शो करते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे कैरेक्टर है, जैसे कि मूवमेंट शो करते हैं। वे लोकोमोशन शो करे ना करे, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मूवमेंट जरूर शो होता है। तो ये कुछ एक कैरेक्टर्स हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो लिविंग क्यों हैं। और एक टेबल, एक स्टोन, एक कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है तो वो डेड है, वो सॉरी नॉन लिविंग क्यों है, तो ये भी हमें पता चल चुका है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं टैक्सोनॉमी। हाँ मोहक लास्ट में बात करेंगे, अभी एक बार टॉपिक पढ़ लेते हैं ये। लास्ट के 10 मिनट में अपन बात करेंगे, ठीक है। हाँ नेक्स्ट हम लेते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है बच्चों? इस चैप्टर के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा क्लासिफिकेशन क्या है, कैटेगरीज क्या है, टैक्सोन क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है। सबसे पहले लेते हैं टैक्सोनॉमी। बच्चों टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड इट डील्स द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ के ऊपर, उनको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन की स्टडी करना, उनके नोमेनक्लेचर की स्टडी करना, उनके क्लासिफिकेशन को स्टडी करना। तो दिस इज ये टैक्सोनॉमी के अंदर किया जाता है। तो टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट डील्स द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ओके बेटा। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है बच्चों कैरोलस
लीनियस, कैरोलस लीनियस, ठीक है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लीनियस, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं सिस्टमैटिक। बच्चों सिस्टमैटिक्स क्लासिफिकेशन करती है, सिस्टमैटिक्स नोमेनक्लेचर, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर करती है। मतलब ये वो ब्रांच है जो ऐसे गाइडलाइन या लॉ या रूल्स बनाती है जिसके द्वारा नोमेनक्लेचर किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। एंड फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स, फादर ऑफ सिस्टमैटिक, बच्चों फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स भी कैरोलस लीनियस ही है, कैरोलस लीनियस ही है, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं हम टैक्सोन की। बच्चों टैक्सोन क्या है? बच्चों आगे आप क्लासिफिकेशन को समझेंगे तो क्लासिफिकेशन करते समय जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जो एक पर्टिकुलर जो कैटेगरी है, जैसे कि मान लो क्लास है या फैमिली है या जीनस है, तो उसे हम क्या कहते हैं? टैक्सोन कहते हैं। तो टैक्सोन एक सिंगुलर वर्ड है, जबकि टैक्सा इसका प्लूरल वर्ड है। टैक्सा क्या है? प्लूरल वर्ड है, ठीक है। ठीक है बच्चों, टैक्सा इज द प्लूरल वर्ड, ओके। तो टैक्सॉन इज द पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ ए क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं, और टैक्सा इज द प्लूरल ऑफ टैक्सॉन। चलिए, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। बच्चों न्यू सिस्टमैटिक्स, बच्चों न्यू सिस्टमैटिक्स ये भी एक ब्रांच है बायोलॉजी की। इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उन ऑर्गेनिज्म की पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो मॉर्फोलॉजी है, इन सब के बारे में स्टडी किया जाता है। तो इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? न्यू सिस्टमैटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं क्लासिफिकेशन। यस बच्चों, क्लासिफिकेशन क्या है आपको मैंने पहले भी बताया था, शायद 9th में या 10th में। बच्चों लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को इजियर करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को इजियर बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो एक जैसे या सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख दिया, जो थोड़े डिफरेंट हैं और उनकी जो सिमिलरिटी वाले ऑर्गेनिज्म है उनको एक अलग ग्रुप में रख दिया। फिर उस पूरे ग्रुप को स्टडी ना करके उसमें से किसी एक इंडिविजुअल को स्टडी करना जिससे उस पूरे ग्रुप का नॉलेज मिल जाए। तो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज एंड देयर डिसिमिलैरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। मतलब ऑर्गेनिजम्स को उनके डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना, क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड देयर डिफरेंसेस और डिससिमिलैरिटीज। ओके बेटा, तो दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इसे हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। आज बच्चों मैं आपको टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन बताऊंगा कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन दिए गए, लेकिन अपन को कौन सा बेस्ट लग रहा है वो भी अपन देखेंगे। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में फर्स्ट लेते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन।
सेकंड हम लेते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन। थर्ड इज द फाइलोजेनेटिक हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हालांकि हम चैप्टर सेकंड के अंदर डिटेल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे। अभी हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, मेजर 3 टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए हैं अब तक, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। तो जो बेस्ट लगता है वो फाइलोजेनेटिक है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो ये इनिशियली दिया गया था, और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ एक जो कैरेक्टर्स हैं उन्हीं को ध्यान में रखा। कुछ एक आर्टिफिशियल या अपने विजन के अकॉर्डिंग जो उनको लगा उन कैरेक्टर्स को उन्होंने ध्यान में रखा और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया। तो इस क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि कई ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो डिसिमिलर थे। कई ऑर्गेनिज्म ऐसे थे, दे आर डिसिमिलर इन देयर कैरेक्टर्स, बट दे आर क्लासिफाइड इन सेम ग्रुप। मतलब वो सेम ग्रुप के अंदर क्लासिफाई किए गए लेकिन वो डिफरेंट थे। और कई ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो सिमिलर थे, सेम थे, लेकिन फिर भी वो डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाइड थे। तो ये ड्रॉबैक था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का। तो जो कैरोलस लीनियस ने दिया, कैरोलस लीनियस है, इसके अलावा सिसेल पिन्नो है, ठीक है, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिए वो आर्टिफिशियल टाइप के थे और सही नहीं थे वो, क्योंकि कई सारे डिसिमिलर जो ऑर्गेनिज्म थे वो सेम ग्रुप में थे और कई सारे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स भी डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई किए गए थे। ओके, नेक्स्ट लेते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन करते समय जो साइंटिस्ट है जिन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन किया, उन्होंने क्या किया, कुछ एक मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स हैं उनको कंसीडर किया और उसी बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया। उसमें उन्होंने इवोल्यूशन का ध्यान नहीं रखा, उन्होंने फाइलोजेनी का ध्यान नहीं रखा कि कैसे कोई इंटरकनेक्शन हो सकता है एंसेस्टर्स के अंदर। तो ये उन्होंने ध्यान नहीं देखा, बस उन्होंने सुपरफिशियली जो फिजिकल कैरेक्टर है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, स्ट्रक्चरल कैरेक्टर है, उन्हीं को कंसीडर किया और उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। तो इस टाइप के क्लासिफिकेशन को कहते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये दिया जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने। नेक्स्ट लेते हैं फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आपने पहले भी समझा है मेरे से पिछली क्लासेस में। फाइलोजेनी क्या है? द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ए स्पीसीज। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज की इवोल्यूशन की हिस्ट्री को अगर अपन स्टडी करते हैं तो उसे हम फाइलोजेनी कहते हैं। और इससे क्या होता है कि कई सारे ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलरिटी मिलती है और पता चलता है कि शायद वो एक ही सेल या एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुए हैं। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन मेनली बेस्ड था इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड था, ठीक है ना। तो ये ज्यादा सही था क्योंकि इससे हमें एंसेस्टर्स का एक होने से हमें सिमिलरिटी पता लगाने में आसानी रहती है। तो ये काफी सारे साइंटिस्ट थे, तकसन थे और भी कई सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को जो है दिया और वो ज्यादा सही था, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर आपने पहले पढ़ा भी है, मैंने बहुत अच्छे से करवाया भी था आपको पिछली क्लासेस के अंदर। एक बार फिर से आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बच्चों फर्स्ट चैप्टर में भी क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव पार्ट है, साइंटिस्ट के नेम है, बुक्स के नेम है, वो आपको आसानी से लर्न हो जाएंगे।
अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको नोट्स में दिया है एक तो सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। एक आपकी स्पीसीज प्लांटेरम, ये बुक्स के नेम है, स्पीसीज प्लांटेरम, और एक है बच्चों जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम। ठीक है, तो ये 3 बुक्स के नेम है, ध्यान रखना, सिस्टेमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम एंड जेनेरा प्लांटेरम। ये तीनों ही बुक्स थी बच्चों कैरोलस लीनियस ने। किसने लिखी? कैरोलस लीनियस ने इन बुक्स को लिखा। ओके, ही रोट दीज 3 बुक्स। और मैंने आपको बताया थी बॉटनी के अंदर थियोफ्रेस्टर्स ने हिस्टोरिया प्लांटेरम जो नाम की बुक है वो लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं नॉमेनक्लेचर। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या है? द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? क्योंकि बच्चों अगर किसी ऑर्गेनिज्म के नेम को यूनिवर्सली ध्यान रखना है तो हर ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम होता है, होना चाहिए भी और होता भी है, जिससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, पूरे वर्ल्ड के अंदर उस नाम से उसको जाना जाए। ठीक है ना, जैसे कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियन, तो अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, इंडिया कहीं भी हो चाहे तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सेपियन ही रहेगा। ठीक है, चाहे लैंग्वेज अलग हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन साइंटिफिक नेम सेम ही रहेगा। तो नॉमेनक्लेचर है साइंटिफिक नेमिंग करना, किसी भी ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक नेमिंग करना, दिस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। तो अलग अलग सिस्टम दिए गए बच्चों नॉमेनक्लेचर के लिए। फर्स्ट मैं आपको समझा रहा हूं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, it was given by Carolus Linnaeus। कैरोलस लीनियस ने बच्चों बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। और मैं एक नेम बता देता हूं आपको, मैंगो का एग्जांपल ले लेते हैं, मैंगो का एग्जांपल लेते हैं और इनका साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा, मैंजीफेरा लिन। ध्यान से देखिए इसको, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या कहता है? बच्चों बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या कहता है कि पहले तो ये सिस्टम दिया, ये बाइनोमियल सिस्टम दिया कैरोलस लीनियस ने, और उन्होंने बताया कि हर ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम है वो 2 नामों से मिलके बना होता है या बन सकता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम है वो 2 नामों से बनता है या बन सकता है या शो होता है। जो फर्स्ट नेम है वो उसके जीनस को शो करता है। फर्स्ट नेम किसको शो करता है? जीनस को शो करता है। और सेकंड नेम स्पीसीज को शो करता है। सेकंड नेम किसको शो करता है बेटा? स्पीसीज को शो करता है। तो यहाँ मैंने आम का, मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखा है जो कि मैंजीफेरा इंडिका है। तो फर्स्ट नेम जीनस को शो करता है एंड सेकंड नेम स्पीसीज को शो करता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड थिंग कैरोलस लीनियस ने ये बताई कि जो जीनस का नेम है उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए, और जो स्पीसीज का फर्स्ट वर्ड है वो स्मॉल होना चाहिए और बाकी लेटर भी स्मॉल ही रहने चाहिए। और जीनस में फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और बाकी स्मॉल रहने चाहिए। ये बात बताई। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जीनस और स्पीसीज के नेम के बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए।
जीनस एंड स्पीसीज के नेम में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। ये किसने बताया? कैरोलस लीनियस ने बताया अपने बाइनोमियल सिस्टम के अंदर। फिर उन्होंने बताया कि अगर जो साइंटिफिक नेम है उसको टाइप किया जा रहा है, अगर साइंटिफिक नेम को टाइप किया जा रहा है तो वो इटैलिक होना चाहिए, तिरछा होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए। तो बुक्स के अंदर आपको इटैलिक मिलेंगे साइंटिफिक नेम, क्योंकि वो प्रिंटेड है, टाइप्ड है, ठीक है। अगर हैंड रिटन है, हैंड रिटन में तो इटैलिक शो करना इजी नहीं होता, तो अगर हैंड रिटन कर रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, तो फिर अंडरलाइन होना चाहिए, यानी कि जीनस और स्पीसीज दोनों को अंडरलाइन किया जाना चाहिए, ठीक है। आफ्टर स्पीसीज नेम, आफ्टर स्पीसीज नेम आप उस साइंटिस्ट के नेम को बता सकते हो कि जिस साइंटिस्ट ने उस स्पीसीज को डिस्क्राइब किया है, डिटेल में स्टडी किया है, तो उसको आप एब्रीवेटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पर लिन जो वर्ड है, लिन जो वर्ड है वो लीनियस को शो करता है। तो साइंटिस्ट के नेम को एब्रीवेटेड फॉर्म में आफ्टर स्पीसीज नेम शो किया जा सकता है। तो ये किसने बताया बच्चों? कैरोलस लीनियस ने अपने बाइनोमियल सिस्टम में बताया, और ये कुछ पॉइंट्स थे बाइनोमियल सिस्टम के। तो जनरली बाइनोमियल सिस्टम को ही फॉलो किया जाता है और सभी ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम को दिया जाता है, ठीक है। चलो एक और है बच्चों ट्राइनोमियल सिस्टम, आसान है। यस बच्चों, ट्राइनोमियल सिस्टम गिवन बाय स्ट्रीकलैंड, गिवन बाय ये किसने दिया? स्ट्रीकलैंड ने दिया। तो इसमें स्ट्रीकलैंड ने ये बताया कि अपन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम है वो 3 नेम से शो कर सकते हैं। फर्स्ट नेम उसके जीनस को शो करता है, सेकंड नेम उसकी स्पीसीज को शो करता है, और थर्ड नेम उसके सब स्पीसीज, उसकी जो सब वैरायटी है, किसी पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग वैरायटी हो सकती है, तो थर्ड नेम उसकी सब स्पीसीज या सब वैरायटी को शो करता है। तो ये किसने बताया? स्ट्रीकलैंड ने। और बताया कि साइंटिफिक नेम 3 नामों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर बच्चों मैं क्रो का एग्जांपल लेता हूं। क्रो का जो साइंटिफिक नेम है बच्चों वो है कॉर्वस स्प्लेंडेंस। साइंटिफिक नेम क्या है? कॉर्वस स्प्लेंडेंस। ये तो साइंटिफिक नेम है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर फर्क देखते हैं कि जो इंडियन क्रो है, जो इंडियन क्रो है, अगर उसको अपन ट्राइनोमियल सिस्टम के अनुसार देखें तो उसका साइंटिफिक नेम है कॉर्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस, ठीक है। कॉर्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर भी क्रो है तो उसका साइंटिफिक नेम तो वही रहेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में उसकी जो वैरायटी है या उसकी जो सब स्पीसीज है उसको कहेंगे कॉर्वस स्प्लेंडेंस प्रोलीगैटस। क्या कहेंगे? प्रोलीगैटस कहेंगे। तो यहाँ पर प्रोलीगैटस जो है सब वैरायटी है या सब स्पीसीज है क्रो की। और फिर अगर अपन म्यांमार की बात करें, म्यांमार एक कंट्री है, तो वहां पर जो क्रो है उसकी जो सब स्पीसीज है वो इंसोलेंस है। तो साइंटिफिक नेम रहेगा कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिए, कॉर्वस स्प्लेंडेंस ये साइंटिफिक नेम है क्रो का, ये तो यही रहेगा, लेकिन इंडिया में जो सब स्पीसीज है उसको स्प्लेंडेंस कहा है,
श्रीलंका के अंदर जो सब स्पीसीज है उसे प्रोलिगेटस का है, यानी कि ये जीनस को शो कर रहा है, ये स्पीसीज को शो कर रहा है और ये सब स्पीसीज को। तो नेम क्या होगा? कॉर्वस स्प्लेंडेंस प्रोलिगेटस। और म्यांमार में जो क्रो की स्पीसीज है कॉर्वस स्प्लेंडेंस और उसकी सब स्पीसीज है इंसोलेंस। तो ये देखिए डिफरेंस है। तो जनरली बाइनोमियल सिस्टम को ही ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है, उसको कंसीडर करते हैं हम। लेकिन ट्राइनोमियल सिस्टम भी दिया गया था स्ट्रिकलैंड के द्वारा। उन्होंने कहा कि सब स्पीसीज को भी साइंटिफिक नेम के साथ में ऐड किया जा सकता है, किसी पर्टिकुलर एरिया वाइज वहां कोई डिफरेंस पाया जाता है तो। ठीक है बच्चों, तो 11th क्लास आज इतना ही करेंगे। आपको कोई भी डाउट है तो एक बार हैंड रेज कर दो और आप पूछ सकते हो।